प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर लेकर हाजिर हूं प्रोग्राम, जी हां, जिसका नाम है प्रायोजित कार्यक्रम है किसान की बात। तो सबसे पहले हमारे जितने भी किसान मित्र इस वक्त प्रोग्राम सुन रहे हैं, सबको रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। नीलम मदान भी हमारे साथ में हैं, तो उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। और हम तो यही चाहते हैं कि जो भी त्यौहार आए वो हमारे किसान मित्रों के, किसान बहन भाइयों के जीवन में खुशहाली लेके आए। और जब उनकी फसलें खेत में लहलाती हैं और त्यौहार भी साथ होता है तो उसका जो आनंद है त्यौहार का दुगना हो जाता है। तो एक बार सभी हमारे जो किसान मित्र हैं सबको रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। वैसे हमारे बहुत से भाई आज इस त्यौहार को मना रहे हैं और कुछ कल भी मनाएंगे। और इसके साथ आपको बता दें कि नीलम मदान जो हमारे साथ हैं वो भी आपसे कुछ कहना चाह रही हैं, तो चलिए उनकी भी शुभकामनाएं आप स्वीकार कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज पूरे भारत में रक्षाबंधन का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और क्यों ना हो, ये है ही प्रेम का त्योहार, विश्वास का त्योहार। और सच में ये भाई बहन का रिश्ता बड़ा अनमोल होता है। आप सबको बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। और देखिए, अगर किसी को अच्छा सा गिफ्ट नहीं मिला ना, तो एक तरीका है मेरे पास। एक प्याज लो, काटो और आंखों में थोड़े से आंसू आ जाएंगे और फिर आप अपने भाई से कह सकते हैं, भैया मुझे तो यही चाहिए। मैं आज इसलिए ये बात कर रही हूँ क्योंकि आज जिस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं, जानकारी लेने जा रहे हैं, वो है खरीफ प्याज में समसामयिक क्या कार्य करने हैं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर R.K. यादव। आप हैं प्रमुख वैज्ञानिक एवं प्रोफेसर, शाकीय विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार जी। जैसे कि हम बात कर रहे थे प्याज की, कहते हैं ना कि कटे हाथ से लगे आंख में भर भर आंसू आए। कटे हाथ से लगे आंख में भर भर आंसू आए, हर सब्जी को इसकी जरूरत, प्याज वो कहलाए। सच में प्याज एक अलग ही फसल है, हर सब्जी में इसकी जरूरत है। मसाले के रूप में अपने आप में भी एक सब्जी है। हरे प्याज की सब्जी सबको बहुत अच्छी लगती है। ये साथ में सूप बनता है, अचार बनता है, चटनी बनती है। प्याज को सुखा कर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि प्रसंस्करण उद्योग में प्याज की जरूरत है। और साथ ही प्याज में बहुत सारे औषधीय गुण भी हैं। गर्मियों में तो हम सब समझते हैं ना कि लू से बचाता है प्याज हमको, मगर कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने में भी प्याज सक्षम है। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं और आज हम जानकारी ले रहे हैं कि खरीफ प्याज में क्या समसामयिक कार्य करने हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि कुछ जो हमारे किसान भाई बहन हैं उन्होंने प्याज की नर्सरी तैयार कर ली होगी और कुछ अभी भी चाहते हैं कि वो प्याज लगाना चाहें, तो सबसे पहले उनके लिए जिन्होंने अभी नर्सरी नहीं तैयार की है उन्हें क्या करना चाहिए?
देखिए, अभी तो काफी किसानों ने प्याज की नर्सरी तैयार कर ली होगी, उनकी नर्सरी चल रही होगी। और कुछ किसान अभी भी ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हम प्याज लगा लें, क्योंकि प्याज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है, बहुत ही मुनाफा मिलता है किसानों को कभी कभी इससे, और हमारे देश की इकोनॉमी में भी काफी इसका योगदान है, क्योंकि हमें विदेशी मुद्रा भी इससे मिलती है। तो इसीलिए किसान हमारे, आप देखेंगे कि टॉप एक कहा जाता है टोमेटो, ओनियन एंड पोटैटो, टमाटर, आलू और प्याज, 3 महत्वपूर्ण फसलें हमारे सरकार के लिए भी हैं, हमारे किसानों के लिए भी हैं। तो किसान जो अभी भी इस उम्मीद में है कि लगाना चाहते हैं किसान भाई, मैं उनके लिए कुछ प्रजातियों के नाम बता दूं। जैसे N53 है, इसको आप लगा सकते हैं। एग्री फाउंड डार्क रेड है, ये जो खरीफ की है, क्योंकि देखिए खरीफ में आप कोई भी प्याज नहीं लगा सकते हैं, इसके लिए स्पेसिफिक प्रजातियों का विकसित की गया है। जैसे भीमा सुपर है, तो इन प्रजातियों का क्या है कि अधिक तापमान को सहने की थोड़ी क्षमता है, तो आप हमेशा वो प्रजातियां चुनाव करें जो इसके लिए रिकमेंडेड है। तो आप इसको अपने कृषि विज्ञान केंद्र से या किसी नजदीक किसी सरकारी विभाग से जानकारी ले लें और उसी प्रजातियों को लगाएं जो खरीफ के लिए रिकमेंडेड हैं। और उत्तर भारत में अगर आप लगाना चाहते हैं तो उत्तर भारत के लिए थोड़ी सी और अच्छी से जानकारी ले लें कि कुछ प्रजातियां उत्तर भारत के लिए, जैसे N53, एग्री फाउंड डार्क रेड और भीमा सुपर, पुनः मैं बता देता हूँ, ये तीनों प्रजातियों को आप अपने उसमें लगा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिन लोगों ने नर्सरी तैयार की हुई है, इस समय उनको क्या सावधानियां रखनी है? देख किसान भाइयों, एक गर्मी का ही मौसम चल रहा है, इसमें नमी बहुत रहती है, तो कभी कभी आपको बहुत जो खरीफ है, जैसे आप महाराष्ट्र से इसे तुलना मत करिए, महाराष्ट्र में थोड़ा ठंडा बना रहता है, और हमारे यहाँ जब नर्सरी की बात की जाती है तो हमारी जो नर्सरी है उसको ज्यादा स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। जो हमारा वातावरण है, हमारा पर्यावरण है या हमारा मौसम है, इसका बहुत विपरीत असर पड़ता है हमारी प्याज की नर्सरी पर। तो प्याज की नर्सरी जो आप किसान भाई लगाना चाहेंगे, उनको कहूंगा कि ये ऊंची जो क्यारियां बनती हैं, करीब 1 मीटर चौड़ी अधिक से अधिक, और ऐसे बेड बना लेंगे, उनकी जमीन से 15 से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई रखेंगे उस बेड की। उस पे आप लाइनों में प्याज की पौध को लगाएंगे या बीज को रोपण करेंगे, और बीज बहुत घना नहीं करेंगे। जो किसान भाई जाड़े में करते हैं जितना, उसका समझ लीजिए कि 50 से 60% आधी मात्रा ही पर लाइन में डालेंगे जितना आप जाड़े में डालते हैं, क्योंकि उनमें ज्यादा घना हो जाएगा तो बीमारियां ज्यादा आएंगी और आपके बहुत नुकसान हो जाएगा। तो ये चीज रखना है। दूसरा, आपको छाया रखना है। इसके लिए किसान भाई, क्योंकि तापमान सीधे धूप न पड़ना चाहिए, तो आप क्या करेंगे कि इसके लिए जो शेड नेट होते हैं, हरे रंग के आप देखे होंगे, 50% शेड के नाम से आता है, इसको आप अपने जो बेड है, मान लीजिए आपने 8 फीट की बेड बनाई है, तो 10 फीट की उससे चौड़ाई पे आप एक पोल से या बम्बू से, जिससे भी आपको हो सकता है, स्ट्रक्चर बना देंगे और उस पे नेट को चढ़ा देंगे ऊपर। तो वो नेट थोड़ा सा ऊपर से बीच में जो आपका तंबू नुमा होता है उस तरह से होना चाहिए, जिससे कि उसको पानी बीच में इकट्ठा ना हो, किनारे से निकल जाए। और जो ऊंचाई होती है साइड की, उसको भी थोड़ा ठीक ठाक रखना है। जैसे कि आप 10 फीट हम कहते हैं किसान भाइयों को कि जो किनारे की जो पोल है उसकी ऊंचाई 10 फीट होनी चाहिए, और बीच में जो पोल लगेगा जिससे आपका तिकोना बनेगा तंबुनुमा, वो बीच वाले पोल की 12 फीट कम से कम ऊंचाई रहेगा। तो इसमें हवा का प्रभाव भी, सर्कुलेशन जिसको कहते हैं, अच्छा रहेगा और पौध अच्छी रहेगी और उसको थोड़ा धूप भी मिलेगा। क्योंकि अगर बहुत नीचा कर देते हैं कभी किसान भाई या बहुत छप्पर नुमा कर देते हैं, तापमान तो रुक जाता, नहीं मिलता ज्यादा, लेकिन उसमें क्या हवा का सर्कुलेशन नहीं मिलता है, प्रकाश नहीं मिलता है पौधों को सही, तो नर्सरी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है। तो सारे पौधों में हमने जो स्टैंडर्डाइज किया हुआ है कि आप 10 फीट की साइड से ऊंचाई रहना चाहिए, उससे नीचे मत रखिएगा, तो भी आपको पौधों को साइड से धूप मिलेगी। और आपकी बेड जो होगी आपको बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसमें जीवांशों की भरपूर मात्रा रखना है आपको। और जो भी जीवांश उसमें, जैसे गोबर की खाद इत्यादि आप उसमें बेड में डालते हैं, तो हम कहते हैं कि 4-5 किलोग्राम गोबर की खाद प्रति वर्ग मीटर की दर से आप मिलाएं उसमें नर्सरी बेड में। और जो आपका बीज है, बीज को भी आपको शोधन करना है। बीज अगर शोधित रहेगा, क्योंकि इसमें ज्यादा फंगस या बीमारियों का संभावना है, तो बीज का शोधन कर सकते हैं। जैसे आप रासायनिक दवाओं से कर सकते हैं, जिसमें थीरम होती है, करीब 1 किलोग्राम बीज के लिए 3 ग्राम थीरम आप उसी पाउडर को मिला सकते हैं बीज में। और दूसरा, आप कोई जैविक या कोई ऑर्गेनिक खेती करना की बात करता है किसान, तो उसमें ट्राइकोडर्मा होता है, ट्राइकोडर्मा 5 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज में वो भी मिला सकता है किसान। तो ये पोषण प्रबंधन भी कर सकते हैं, और साथ में उनको शेड की कैसे ऊंचाई रखनी चाहिए ताकि हवा और प्रकाश का आवागमन होता रहे। और डॉक्टर साहब, ये आपने बताया, ये नर्सरी कितने दिनों में तैयार हो जाएगी जो अभी लगाएंगे किसान? देखिए, इसकी नर्सरी कम से कम 40-45 दिन में तैयार होती है। जी जी। तो आप उसी हिसाब से लगा लीजिए कि जैसे अभी जो किसान अगर 15 तारीख के आसपास में लगा लेता है, हाँ जी,
तो करीब सितंबर के अंत में जाके वो अपनी रोपाई कर पाएगा। रोपड़ जिनकी अभी लगी हुई है नर्सरी, वो कब रोपाई लगभग कब देखिए, समय आने इसका वाला है? सही समय तो होता है कि जो अगस्त का अंतिम सप्ताह है वहां से लेकर के 15 सितंबर के आसपास में आइडियल टाइम होता है, क्योंकि आपको समय मिलना चाहिए फसल को तैयार होने में और सही शेप और साइज लेने में, क्योंकि फिर जाड़ा आ जाएगा दिसंबर का महीना, फिर आपके बढ़वार नहीं होगी। तो उससे पहले हमारी फसल तैयार होनी चाहिए। तो उसमें 100 दिन कम से कम हमें ऐसे कोशिश करना चाहिए कि 100 दिन तो हमारे पौधों को मिले रोपाई के बाद, जिससे कि हमारी फसल अच्छे से तैयार हो जाए और सही साइज का हमारा जो बल्ब है वो प्राप्त हो जाए। बिल्कुल सही बात है। दिसंबर और जनवरी में जब प्याज की कीमतों के बारे में हम लोग सारे ही चिंतित हो जाते हैं कि कैसे मार्केट में प्याज मिलेगा और कमी तो नहीं है। कहते हैं ना, काटने से तो आंसू आते ही हैं, ना होने से भी आंसू आ जाते हैं कभी कभी तो। और अच्छा डॉक्टर साहब, जिनकी नर्सरी जैसे लगाई हुई है, तैयार है और अब उनको रोपाई के लिए आगे जाना है, क्या अभी नर्सरी में कुछ इन बातों का विशेष ध्यान रखना है? हाँ, देखिए, नर्सरी में जैसे मैंने कहा कि आपको विशेषकर ध्यान रखना कि नर्सरी आपका कहीं से अगर लगता है कि कुछ बीमारियां होने की संभावना है, तो इसमें आपको दवाओं का इस्तेमाल, जैसे एक होता है कार्बेंडाजिम, इसकी 1 ग्राम मात्रा को, और मैंकोजेब इसकी 2 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल बना करके, जैसे आप छिड़काव करते हैं वैसे आप सिंचाई की तरह से इससे कर देंगे 10-15 दिन के अंतराल पे, तो जिससे कि जो भी फंगस वाली बीमारियां आपके नर्सरी में आने की संभावना है उनसे आपका बचाव हो जाएगा जी। और आपका जैसे पत्ते में कहीं जड़ के पास से ऊपर गलन दिखती है, तो इस तरह से एक संकेत है कि इस तरह की बीमारी आने वाली है, तो वहाँ पर ड्रेंचिंग कहा जाता है इसको, मतलब जमीन को भिगा देना अच्छे से। तो इस दवा का जो मैंने कहा, या थीरम जो दवा होती है, जैसे आपने ट्रीटमेंट कर रखा पहले से ही, लेकिन उसके बाद भी अगर चाहे आप तो फव्वारे से आप 1-2 बार उसमें जब भी से सिंचाई कर दें, तो जिससे कि आपका बीमारी आने की संभावना न रहे जी। जैसे कि फूफन की आपने दवा बताई, वो मतलब उपचार से पहले का ध्यान रखने वाली बात है। और क्या ऐसे कुछ संकेत भी मिलते हैं और किसान भाइयों को अपनी फसल को और नर्सरी को देखने के बाद कि हाँ, अब इसमें ये हमें उपचार करना चाहिए? कैसे लक्षण पहचाने किसान? जैसे कुछ पौधों में आप देखेंगे कि बीज का जो पत्ता है वो आपको पीला होकर नीचे धीरे धीरे होते जाएगा, तो एक आपकी पहचान है कि आपको फंगस की बीमारी आ गई है। और दूसरा, कभी जो पौधा जहाँ जमीन से ऊपर है वहाँ पर कॉलर रीजन बोलते हैं, जिसका जड़ और तने के बीच जैसे ऊपर, वहां से सड़के गिर जाता है, इसको एकदम जस्ट गिर जाएगा लगेगा। तो इसीलिए मैंने कहा था कि शुरू में कि आपको नर्सरी में जो पौधों की संख्या है का थोड़ा कम रखना है, जिससे कि उसमें घनापन ना रहे। घनापन होने से बीमारियां ज्यादा आती हैं, पौधे पतले हो जाते हैं, लंकी हो जाते हैं। तो दूर दूर रहेंगे थोड़े बीज इसलिए डालेंगे, इसमें मोटे और तंदुरुस्त पौधे तैयार होंगे, उनको बराबर जगह मिलेगी। तो इन बातों का उसमें ध्यान रखना कि स्वस्थ नर्सरी पैदा करना ही बड़ी चैलेंज है ये। बिल्कुल बड़ी चुनौती है। कहते हैं कि जब नर्सरी ही हमारी अगर स्वस्थ नहीं है तो हमारे आगे जाके और समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और अगर आपने नर्सरी अच्छी पैदा कर ली एक बार, स्वस्थ नर्सरी जिसमें ऊंचाई का ध्यान रखा, पानी ज्यादा नहीं लगने दिया। ये ऊंचाई हमने इसलिए बताया है कि बारिश हो गई है कहीं बहुत तेजी से, तो कभी कभी जलभराव हो जाता है। तो जलभराव से डूबना नहीं चाहिए हमारा जो नर्सरी बेड है। और उसमें जल निकास का उचित प्रबंध रखेंगे। इस समय कभी भी बारिश हो सकती है, हम जानते नहीं है। तो इससे उसमें बचाव होगा उसका। बेड पे पानी नहीं लगना चाहिए आपके। और जल निकास का अच्छा व्यवस्था रखिएगा, साइड से सब पानी जो भी हो, बारिश होगी लेकिन निकल जाए वो तुरंत ही। जी, आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। किसान बहनों और भाइयों, जैसे कि सिंचाई प्रबंधन जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है खरीफ प्याज में जल निकासी का प्रबंधन करना, ताकि कोई गलन की समस्या पैदा ना हो और हमें स्वस्थ नर्सरी मिले। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें उससे पहले खेत की क्या तैयारी करनी है रोपाई से पहले? देखिए, इसी तरीके से जो क्योंकि हम खरीफ में के नर्सरी मतलब पौध की रोपाई करने जा रहे हैं, तो खेत भी हमारा, देखिए हम कहते हैं कि बहुत हल्की मिट्टी होनी चाहिए। जो बलुई दोमट मिट्टी को हम प्रेफर करते हैं, बहुत हैवी मिट्टी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा बल्ब उसमें लगाया जाता है। तो उसमें बढ़वार के लिए हल्की मिट्टी जितनी रहेगी उतना अच्छा रहता है। और इसमें भी आपको बेड बनाना है, करीब 1 मीटर चौड़ाई, उसको ज्यादा नहीं रखना है। चौड़ाई 1 मीटर हम इसलिए बोलते हैं कि दोनों साइड से निराई उड़ाई करने में आसानी होती है, बिना उसमें घुसे साइड से नालियों का। उनके 2 बेड के बीच में करीब 1 फीट की गैप रखिएगा, चैनल, उसी से जल निकास भी होगा, उसी से सिंचाई भी होगा। कोई किसान क्या करते हैं कि बेड बना लेते हैं, बेड के ऊपर 3 या 4 लाइन का ड्रिप डाल देते हैं। तो ड्रिप अगर व्यवस्था है किसान के पास तो वो करेगा तो और अच्छा है। तो प्याज में अच्छा रिस्पॉन्स देता है और अच्छी मतलब बीमारियां और सब नहीं आती हैं,
गुणवत्ता अच्छी आती है। और जो खेत की तैयारी करेंगे जिसमें आप रिकमेंडेड जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास है उसकी मात्रा डालेंगे, लेकिन अगर आप जांच करा लेंगे अगर खेत की तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको पता रहेगा कि किस पोषक तत्व की कमी है या किसने। इसी में इस तरह से माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, ये भी प्याज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली इसमें सल्फर होता है। एक प्याज में सल्फर के जैसे और ऐसे सरसों वर्गीय फसलें हैं उनमें दिया जाता है। प्याज में भी 20 से 25 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर किसान को जरूर डालना है। ये क्योंकि किसान सल्फर की रिकमेंडेशन और फसलों के लिए नहीं होता, लेकिन प्याज के लिए सल्फर की, उससे प्याज की गुणवत्ता अच्छी होगी और अच्छे बल्ब बनेंगे हमारे। तो हमारी उसकी जो स्टोरेज लाइफ होगी, जो आपका भंडारण की है, उसकी क्षमता भी उसकी बढ़ती है। तो आप सल्फर जरूर डालेंगे किसान भाई। और नाइट्रोजन करीब 150 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 80 से 90 फास्फोरस और 100 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से आप डाल सकते हैं। इसके अलावा जो गोबर की खाद है, वो अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो 20-25 टन गोबर की खाद 15-20 दिन पहले खेत में मिला लें। और उसमें उसी गोबर की खाद में हम कभी किसान भाइयों कहते हैं कि ट्राइकोडर्मा भी मिला लें। 4 से 5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा अगर गोबर की खाद में मिला करके पूरे खेत में मिला देंगे तो उनके जो बीमारियां जो है उस तरह से आने वाली हैं वो नहीं आएंगी। तो इसलिए क्या, अगर 20 से 25 करीब गोबर की खाद अवश्य डालिए। और सड़ी हुई गोबर की खाद होनी चाहिए, एकदम अच्छे तरह से, उसमें बदबू नहीं आ रही हो और काले रंग की लगा हो। तो इस तरीके से उसको डालेंगे, खेत को मिला लेंगे और उसके बाद बेड तैयार करेंगे। और उसके बाद जो अंतिम बुआई होती है, जुताई होती है, उसमें आप बाकी जो फास्फोरस, पोटास की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की जो करीब 1/3 मात्रा उसमें डालेंगे। बाकी मात्रा को बाद में डालेंगे, करीब हम जब 1 महीने की हमारी फसल हो जाएगी निराई उड़ाई करने के बाद। जी, तो और सल्फर की मात्रा हम पूरा शुरू में ही डाल देंगे। बिल्कुल सही बात है कि जैसे कि आपने कहा, अगर जो लोग ड्रिप से कर रहे हैं और या पहले मिट्टी की जांच करवा लेते हैं कि कौन से पोषक तत्व जरूरी हैं, कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट जरूरी हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व जरूरी हैं, तो उससे क्या होगा, पानी की भी बचत हो रही है, लागत की भी बचत हो रही है और आपकी उत्पादकता की संभावना ज्यादा से ज्यादा हो रही है। गुणवत्ता भी अच्छी होगी, गुणवत्ता भी अच्छी होगी। बिल्कुल सही बात है। और अच्छी गुणवत्ता है तो दाम भी अच्छे मिलेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हुआ वो। अच्छा, क्या हमें जैसे अभी जो हमारे पास प्याज है, रोपाई करते हुए जो है जो उसके, वो कैसे करना है? जब पौध रोपण करें तो क्या ध्यान रखना है? देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसान को प्रति जो उसी बेड पे आपको जो 1 मीटर की चौड़ाई जो आपने बताया उसी लाइन में बना करके करीब 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइनों की रखेंगे। जी। और पौधों को करीब 8 से 10 सेंटीमीटर के बीच में पौधों को लगाएंगे। और पौध को भी आपके को क्या करना है, जब पौध आप रोपाई कर रहे होंगे तो उस समय भी इसके पौध को भी आप चाहें तो इसी तरीके से जो मैंने कार्बेंडाजिम बताया, इसकी 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बना लीजिए और उसमें पौध की जो उखाड़ने के बाद जो जड़ें हैं उसमें करीब आधे घंटे के लिए आप डाल दीजिए। तो आगे भी जो समस्याएं कहीं आने वाली हैं वो नहीं आएंगी। उसके बाद ही उसको रोपाई करें। रोपाई सुबह करें या शाम को करें। और एक और कहूँगा जो जरूरी बात, उन किसान भाइयों को जिन्होंने पौध भी तैयार नहीं करी है, उनके लिए भी एक संभावना अभी बची हुई है कि वो कैसे वो प्याज को अपनी खेती को आगे कर सकते हैं। तो उन किसान भाइयों को सेट, जैसे प्याज की गंठी बोलते हैं किसान भाई, बहुत है हमारे काफी उत्तर भारत में, आपका राजस्थान में मिलती है। तो आप इन्हीं प्रजातियों का जैसे N53 इसके तैयार की एग्रीफाउंड डार्क रेड या भीमा सुपर की जो प्रजातियां हैं, इन्हीं की अगर गंठी आपको मिल जाएगी तो 7 से 8 कुंतल जो होती है, इसकी 2 से 2.5 सेंटीमीटर डायामीटर होता है। उस साइज का आइडियल रहता है, ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। तो 2 से 2.5 सेंटीमीटर का डायमीटर का इसको ले लेंगे, 7 से 8 कुंतल। तो अपने इसी तरीके जैसे रोपाई आपने किया है इसी तरीके से उसकी बुआई कर देंगे और इसी दूरी पर बुआई कर देंगे, जैसे 15 से 20 सेंटीमीटर लाइनों में और 8 से 10 सेंटीमीटर लाइनों के बीच में गंठी से गंठी की दूरी पर। तो इससे क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारे पौधे मर जाते हैं कभी कभी रोपाई में काफी, तो इसमें मरते नहीं है ज्यादा। इसमें एक फायदा है इसमें, क्योंकि ऑलरेडी गंठी थोड़ा तैयार हुई है और इसमें थोड़ा खर्चा भी उस तरीके से है। जब बाद में लगाने के बाद जो आता है जैसे देख रेख में, उसमें किसानों को काफी आराम मिलता है। तो इस पद्धति को भी जो किसानों ने, जिन्होंने कुछ भी नहीं लगा रखा है, अभी भी कोई तैयारी नहीं है उनको, उनके लिए भी एक संभावना है, बाजार में आपको मिल जाएगी ये गंठी और किसी प्रमाणित जगह से उससे आप ले और अपना उससे बुआई कर सकते हैं। यानी कि तो दोहरी आपने अच्छी बात बताई है कि जिनको नहीं अभी तक लगाया वो लगा भी सकते हैं। यानी कि पौध की जगह आपको गंठी लगानी है और बाकी जो खेत पहले की तैयारी है वो वैसे ही, बिल्कुल बाकी तो वैसे ही रहेगा, वैसे ही तैयारी करनी है। और जाते जाते आपसे एक बात और भी पूछना चाहेंगे कि जैसे कि अभी जो प्याज है जो हमारा हमें चलाना है नवम्बर तक, उसमें किसान भाई जो भंडारण कर रखा है उन्हें क्या सावधानियां रखें कि वो प्याज अच्छी गुणवत्ता में रहे?
इसमें सबसे बड़ा होता है कि उसके अंदर मॉइस्चर या गर्मी पैदा ना हो। इसके लिए पूरा जिस एरिया में नॉर्मली लोग छप्पर या उस तरह से रखते हैं, इसमें वेंटिलेशन जो होता है, हवा का संचार बहुत जरूरी है। तो बड़े बड़े एग्जॉस्ट फैन अगर उसमें व्यवस्था है तो वो लोग लगाते हैं, लगाना चाहिए। और जो प्याज की लेयर होती है वो ज्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, है ना, उस पर बहुत ज्यादा ढेर नहीं लगा दिया। तो आपको जरा सा ही 8 से 10 सेंटीमीटर का ही लेयर होना चाहिए, ज्यादा मोटी लेयर ना रहे। और उसमें समय समय पर 10-15 दिन के अंतराल पे उसको ऊपर से नीचे करते रहें। और जो भी कहीं से उनको संभावना दिखती है कि अगर कहीं से कोई प्याज सड़ रही है तो उसको उसमें निकाल दे जितना जल्दी हो सके वहां से। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपका मेन होता है वेंटिलेशन ज्यादा है, क्योंकि ह्यूमिडिटी रहती है तो हवा मॉइस्चर ज्यादा बन जाता है अंदर। तो वेंटिलेशन ज्यादा रखिए और खुला रखिए उसको, और ज्यादा तापमान मत बढ़ने दीजिए उसका, तो आपको अच्छा सा भंडारण हो सकेगा। और आपकी हो सकती है कि प्याज जब नवंबर या दिसंबर में हमारी ये प्याज आएगी जो आप लगाएंगे, तब तक ये हमारी पुरानी प्याज ही आपको प्याज बाजार में अच्छी गुणवत्ता रहेगी, दाम भी अच्छे मिलते रहेंगे। और सही बात है, देखिए भारत सरकार भी इस बारे में बहुत प्रयासरत है कि जो कटाई के बाद जो भंडारण की समस्या है वो कम से कम हो, अगर जो हमारे नुकसान है फसल का वो न्यूनतम हो जाए। और इसके लिए जो हमारा उपभोक्ता मामले विभाग है भारत सरकार का, वो उन्होंने जो पूरे कृषि विश्वविद्यालय हैं, दूसरे विश्वविद्यालय हैं, उनके छात्र हैं, अनुसंधानकर्ता हैं या स्टार्टअप जो चला रहे हैं, उन सबके लिए एक प्रतियोगिता, एक चैलेंज रखा हुआ है कि कैसे हम कटाई के बाद प्याज फसल के नुकसान को न्यूनतम कर सकते हैं। और इसके लिए एक वेबसाइट भी है उनका, जिसपे वो जाके पूरी जानकारी ले सकते हैं। वो है ये doca.gov.in/GOC। इस पे जाके आप अपना पंजीकरण कर सकते हैं और उसमें चैलेंज में भाग ले सकते हैं। और डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमें उम्मीद है कि जो खरीफ प्याज के बारे में आपने जानकारी दी कि कैसे हमें नर्सरी जिन्होंने तैयार की हुई है उनके लिए, जिन्होंने नहीं तैयार की उनके लिए, और जिन्होंने नर्सरी के पौध के अलावा गंठी से भी वो उत्पादन अभी तैयारी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। नमस्कार। तो किसान मित्रों, नीलम ने जो आज का हमारा विषय था खरीफ प्याज में समसमय कार्य और भंडारित प्याज की देखभाल, तो जितने भी आपके सवाल हो सकते थे उन सबको शामिल कर लिया। और आपकी जो इस विषय को लेकर कोई भी समस्या शंका मन में होगी तो उसका समाधान हो गया होगा। और अब किसान मित्रों, आपको बता दें कि विगत दिनांक 10 अगस्त 2022 को, जी हाँ, कृषि भवन नई दिल्ली के आचार्य जगदीश चंद्र बोस हॉल में पशु विज्ञान विभाग भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्रौद्योगिकी विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत लंपी प्रो वैक्सीन का विमोचन किया गया। तो आइए आपको इस आयोजन पर एक रेडियो रिपोर्ट सुनवाते हैं। दिनांक 10 अगस्त 2022 को कृषि भवन नई दिल्ली के आचार्य जगदीश चंद्र बोस हॉल में पशु विज्ञान विभाग भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्रौद्योगिकी विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत लुम्पी प्रो वैक्सीन का विमोचन किया, जो कि पशु की लुम्पी स्किन रोग के लिए काफी उपयोगी है। इस वैक्सीन का उद्घाटन माननीय केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर व माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी और माननीय केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर त्रिपाठी उप महानिदेशक द्वारा लुम्पी वैक्सीन पर संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया। और ये हमारा एक जीवित वैक्सीन है और बताया कि इसमें हम प्रचुर मात्रा में हम वायरस को प्रोड्यूस कर ले रहे हैं। अब देखिए कि 1 ml 100 ml अगर वायरस प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें हमें 50 लाख डोज बन जाती है और इसकी कॉस्ट बहुत कम आती है, लगभग 2 रुपए पर डोज आती है। और इसको हम चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके, आईसीआर ने पहले ही हमारे डीजी साहब ने ऑलरेडी सेक्रेटरी साहब को लिख दिया कि इसको इमरजेंसी यूज वैक्सीन को अप्रूवल दिया जाए। और जब तक ये वैक्सीन कमर्शलाइज होगी, दैट मे टेक अराउंड 2 years, हम चाह रहे हैं कि हम लोग मिलकर के आईसीआर मिलकर, हमारे दोनों संस्थान मिलकर के, डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के हमें जितनी हमारी कैपेसिटी है वो वैक्सीन को प्रोड्यूस करके तुरंत हम अपने फार्मर्स को पहुंचाएं इसके लिए। इस मौके पर माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी ने अपने उद्बोधन में कहा, आज वो वैक्सीनेशन
तैयार हुई है। तो इसलिए मैं अपने सबसे पहले तो साइंटिस्टों को विशेषकर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और साथ ही अश्व अनुसंधान जो हमारा हिसार का इंस्टीट्यूट है और इंडियन वेटरनरी इंस्टीट्यूट है इज्जतनगर, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन अब जो इसकी वैक्सीनेशन तैयार हो गई है, तो अब निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि हमारी गायों को हम बचा पाएंगे। और जैसा कि बीच में मैं भी जोधपुर संभाग की भी मीटिंग लेके आया था, और वहाँ सब जगह एक ही चर्चा थी कि जितनी गायों की डेथ हुई है, जिसमें गाय की लगभग कीमत देखा जाए तो आज 1 लाख के आसपास गाय की कीमत है, और एक किसान के लिए उससे बड़ा कोई धन नहीं है कि वो गाय जो 1 लाख की और उसकी इनकम की सबसे बड़ी सोर्स है, और वो गाय जब उसकी आंखों के सामने चली जाती है तो उसके लिए बहुत बड़ा एक चिंता का विषय और दुख का विषय रहता था। सभी पशुपालकों को और किसानों को बधाई देना चाहता हूँ कि आज ये वैक्सीनेशन का इसका लॉन्च हुआ है, और बहुत जल्दी ये आज लॉन्च होने के बाद में पशुपालकों के पास में पहुंचेगा, तो गायों का और पशुओं का हम आगे जाकर इनको बचा पाएंगे। तो इसके लिए मैं हमारे माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसके ऊपर उन्होंने भी चिंता जाहिर की कि किसी तरह से ये तुरंत प्रभाव से वैक्सीनेशन पहुंचे। तो आज ये लॉन्चिंग हुई, इसके लिए मैं हमारे सभी इंस्टीट्यूट को और जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनको और माननीय मंत्री जी को आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और रूपाला जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने जब से ये बीमारी आई तब से एक ही मेरी भी कई बार बातचीत हुई माननीय तोमर साहब से, रूपाला जी से, तोमर साहब से, तो बस एक ही बात थी कि कैसे हम इस गायों को बचाएं। तो आज ये सुखद घड़ी आई है कि आज इस वैक्सीनेशन का लॉन्चिंग हुई है। तो मैं सबको शुभकामना और बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान्य अतिथि पुरुषोत्तम रूपाला, माननीय केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री अपने संबोधन में कहा, तो ये भारत की गरिमा बढ़ाने के काम में भी आपका सहयोग है। इसके लिए भी मैं आप सबको और खास करके आईसीआर के परिवार को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। 1-2 बातों की हम सब सावधानी बरतें। गोट पॉक्स एक अधिकृत वैक्सीन है, इसके बारे में हमें और कोई कुछ चीजें अंडरलाइन करने की आवश्यकता नहीं है। वो अप्रूव्ड है, साइंटिफिकली एडवाइजेबल है, और अभी की समस्या का समाधान उन्हीं के द्वारा ही हो रहा है। ये समस्या इनसे अच्छी तरह निपट जाए, ये हम इसके लिए इनको बधाई दें। ये अपना आविष्करण है, वो अभी इसी के ही दवा बनी है, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मगर ये जो लंपी वैक्सीन विश्व में है अवेलेबल, उसी पर बैन भी हो गया है, ये भी एक विषय है। सो अभी गोट पॉक्स वैक्सीन जो चल रही है वो आधारभूत वैक्सीन है, उस पर हम रिलाय कर सकते हैं, और उसी के आधार पर अभी जो चल रहा है वो सारी प्रैक्टिसें चालू रहे। इसका प्रयोग जैसे त्रिपाठी जी ने बताया कि हमें तुरंत करना चाहिए, मैं भी उसी पक्ष में हूं, मगर उसकी जो हमारी प्रोसीजर हो और अपना जो साइंटिफिक समूह हो, उसी के जरिए कुछ निगरानी करके उसी को मार्केट में लेने का करिए। आप प्रोडक्शन पे अभी संज्ञान दे दीजिए, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आप कितना कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, हमारे से ही कितना कर सकते हैं, या हमें कुछ कॉमर्शियल प्राइवेट प्लेयर्स की मदद लेनी होगी। जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं इनके साथ आप साझा करके कुछ कर सकते हो। इन सारी संभावनाओं को आप चेक करो और उसी को मार्केट में लाने के सारे प्रयास अति शीघ्र करो। तो अभी इनका कल से क्या प्रयोग होगा पता नहीं, मगर एक आशा उम्मीद एक जो होती है ना, उससे भी बड़ा एक बेनिफिट हो जाता है। ऐसे ही इस वैक्सीन के संशोधन से ही हमारे सारे पशुपालकों में एक बड़ी उम्मीद का उदय हो सकता है, और हमें भी कॉन्फिडेंस हमारा भी बढ़ जाएगा। तो इसी के चलते उसका मैक्सिमम प्रयोग हम कैसे जल्दी से जल्द कर सके, उस दिशा में सब मिलकर काम करें। फिर से मैं इन सारे वैज्ञानिकों को और आईसीआर की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद ज्ञापन सहायक महानिदेशक पशु स्वास्थ्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के श्री अशोक कुमार द्वारा किया गया। इसी के साथ ये रेडियो रिपोर्ट संपन्न होती है। स्वर नेहा, प्रस्तुति सहायक सुरेंद्र कुमार, प्रस्तुतकर्ता शिवनंदन लाल। तो अभी हमारे किसान मित्र ये रेडियो रिपोर्ट सुन रहे थे, और चलिए जल्दी से मौसम का हाल भी जान लेते हैं। आए हैं लेकर मौसम अनुमान, सुन लो भैया देकर ध्यान।
जी हाँ किसान मित्रों, अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात, दक्षिण पश्चिम राजस्थान, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा और तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़, दक्षिण मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों और केरल, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों, गंगे, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, बिहार, तटीय ओडिशा, आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप में हल्की बारिश होने की संभावना है। और किसान मित्रों, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इसी के साथ आज का किसान की बात कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।